एवरीवन, खमा गणिसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हो चुकी है 1 फरवरी और आज से शुरू करते हैं हमारी एक नई शुरुआत, जो कि आपको मैंने कल बताया था। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो हमें स्टडी टेबल पर अपना सिलेबस रख लेना है। और आपको सच बताऊँ ना, मैं तो क्या होता है, जैसे कि हमें ना किसी भी चीज़ की अगर जीरो से शुरुआत करते हैं ना, तो हमें लगता है कि रियली में हमारी जीरो से शुरुआत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो हम पहले से पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि हमें याद है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमारा जो 40% सिलेबस है ना, वो कंप्लीट है। तो अपने मन से आप दिमाग से बात निकाल देना, लोग जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि राजस्थान जीके है, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कल्चर, ऐसी कुछ चीज़ें होती है। तो उनमें क्या है, जैसे हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, ऐसी बात नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं करी बिल्कुल भी। तो 40% वो चीज़ है। अब हमें तैयारी है सिर्फ 40% और करने की, है ना, क्योंकि 100% तो अपने आप में कोई नहीं होता है। तो बस एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं हम भी, और एक पॉजिटिव थॉट के साथ में करनी है। बिल्कुल नेगेटिविटी दिमाग में मत लाना कि सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। वैसे सच बताओ ना, तो हम मतलब घर गृहस्थी के काम को संभालते हुए पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए स्टडी करना। लेकिन फिर भी मतलब खुद पर प्राउड फील करना चाहिए हमें कि हम इतना कुछ कर रहे हैं और अपनी स्टडी के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आप डीमोटिवेट तो बिल्कुल मत होना, और सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन आप पॉजिटिव थॉट के साथ में 2026 से फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है हमें। और बाकी रही सिलेबस की बात, तो 5 महीने हैं हमारे पास आज से देखा जाए तो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। तो 5 महीने हैं। जितना हमसे हो सके ना, हम उतना अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे इस बार। और सबसे बड़ी बात बताओ ना आपको, मेरा तो सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं है सेकंड ग्रेड के अंदर। उसमें 8 सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा हमें जीके फर्स्ट का पार्ट पूरा पढ़ना है। तो बट कोई ना, कहीं भी हमें नेगेटिविटी नहीं लानी है दिमाग में। सकारात्मक विचार के साथ में हमें हमारी तैयारी शुरू कर देनी है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, आप में से कौन कौन है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ में। और हम ना करते करते भी दिन के 6-7 घंटे तो निकालेंगे ही। थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं पढ़ने वाली हूँ, और बिल्कुल हमारी पढ़ाई करने का तरीका इस बार बिल्कुल अलग होगा। हमें हर एक बात को डिटेल से पढ़ना है, साथ में हमें क्वेश्चन करने हैं। किस तरह से हमें पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल, और एंजॉय के साथ में पढ़ना है। चलो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से पढ़ना है। जैसे मैंने ये उठाई है बुक, अभी ध्यान किया ना, तो आपको मैं बताती हूँ। जैसे हम एक टॉपिक उठाते हैं, इसमें से पुरानी बुक नहीं है मेरे पास में, ये नई बुक लाई हूँ। 1857 की क्रांति, 205। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने टॉपिक निकाला है 1857 की क्रांति, ठीक है। अब आप आराम से देखना, हम इसमें पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के मुख्य कारण। आपको पढ़ना किस तरीके से है वो मैं बता रही हूँ, या फिर मैं किस तरह से पढ़ने वाली हूँ ना। तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि नसीराबाद में वो पहले छावनी हुई थी, जो भी है। हम यहाँ से शुरू करेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, है ना। 19वीं शताब्दी के शुरू में राजस्थान में अराजक स्थिति फैल गई थी ना, तो राजपुताना के राज्यों को ब्रिटिश समर्थन प्राप्त करने के लिए बाध्य कर दिया गया। सही बात है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में भी संधियाँ कर ली थी हमारी देशी रियासतों ने। ये सब पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की क्या नीति थी? 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, और उसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए नए नए सिद्धांत बनाए थे। यहाँ पे व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। हमें खुद से क्वेश्चन करना है यहाँ पे कि व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने दिया। कब दिया? 1848 में। वो गवर्नर जनरल बनकर भारत में कब आया? 1848 के अंदर आया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हम देखेंगे कि इसके तहत इसने क्या क्या किया था, कि मान लो अगर किसी राज्य का शासक है, वो बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। एक शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति भी नहीं थी, और एक कुप्रबंध के आधार पर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। यहाँ पे हमने सब पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसमें डलहौजी द्वारा सतारा में, जैतपुर, संबलपुर, यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य का उसने अंग बना दिया, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसके कारण, तात्कालिक कारण, जितने भी कारण है तात्कालिक। देखो कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय साथ भेदभाव, उच्च पदों पर नियुक्ति से वंचित कर देना, लॉर्ड कैनिंग द्वारा सैनिकों के लिए समुद्र पारी सेवा की अनिवार्यता लागू कर देना। कुछ ऐसी बातें जो हम हमेशा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब है, ये जो पूरा पेज है ना, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें से हमें क्वेश्चन करने हैं, खुद से क्वेश्चन बनाने हैं, हर एक बात का हमें क्वेश्चन बनाना है। यहाँ तक भी ये भी कि देखो, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 1857 की क्रांति में जो आर्थिक कारण थे ना, तो उनमें शामिल नहीं है। अब इनमें ये शामिल है, तो हम ये पढ़ लेते हैं। और अगर हमें आयोग कोई सा भी क्वेश्चन देता है कि इसमें ये शामिल नहीं है, उसको हम आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आर्थिक कारण में जैसे कि भारत के उद्योग धंधों
और हस्तशिल्प का नष्ट हो जाना, ये एक आर्थिक कारण था। एक जो ग्रामीण हस्तशिल्पी थे, कुटीर उद्योगों, उनका बेरोजगार हो जाना, ये भी सही है। एक अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, ये भी आर्थिक कारण है। इस तरह से 3 उठा के एक ऐसा दे देंगे वो जो इसमें नहीं होगा, तो इस तरह से हमें पहचान हो जाएगी। तो हमें, मेरा कहने का मतलब है, हमें हर एक बात ध्यान से पढ़नी है। अब देखो, राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के कारण, अब ये राजस्थान के संदर्भ में आ गया। इसी तरह से ये जो पूरा पेज है ना, अभी ये धिंदवाला वाली बुक है, मैंने पढ़ी नहीं है इसको, शुरुआत करेंगे हम पढ़ने की, है ना। तो ये पूरा पढ़ने के बाद में हम ये पढ़ेंगे कि विद्रोह की जो शुरुआत है वो अंग्रेजों की क्या क्या तैयारियां थी, फिर यहाँ से चालू होता है सारे शासक, और यहाँ पे है नसीराबाद। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी आप ऑथेंटिक बुक ला के रखिए, जिससे कि हम आराम से पढ़ सके और हर एक लाइन को डीपली पढ़ सके, है ना। तो वक्त आ गया, मैं इतना गहराई से नहीं बोल रही हूँ आपको, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो जरूर पढ़ेंगे। जैसे नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी, हम सबको पता है। तो इस लाइन को इतना गौर ना करके हमें यहाँ पे इस लाइन को गौर करना है कि छावनी की स्थापना ऑक्टर लोनी ने की थी, अपने खिताब नसीरुद्दौला के नाम पर की थी, ठीक है, ये हमें पता है। वहाँ पे 15वीं 30वीं बंगाल नेट इन्फेंट्री वहाँ पे विद्यमान थे सैनिक, है ना। फिर इनका ही पूछना है कि जो 15वीं बंगाल नेट इन्फेंट्री है ना, जो कहाँ से आई थी, मेरठ से आई थी, और कहाँ पे, अजमेर में आई थी। हर एक लाइन को हमें पढ़ना है। अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी वो ना उस टाइम, और अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था उनको। और देखो, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए डीसा से यूरोपीय सेना और कुछ तोपें भी मंगवाई गई थी, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ तोपें वगैरह कहाँ से मंगवाई गई थी, या फिर यूरोपियन सेना, तो डीसा से, है ना, डीसा गुजरात में। इस तथ्य को भी गुप्त रखा गया था, ये भी ध्यान रखनी है ना। और राजस्थान का स्वतंत्रता, ये देखो कक्षा 9 की बुक में दे रखा है, तो इसलिए मुझे बुक अच्छी लगी और हमें इस तरह से पढ़ना है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा तरीका पढ़ने का। अब हम करते हैं शुरुआत पढ़ने की, और मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आप में से कौन कौन है जो इस तरीके से मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो चुका कि हमें ना बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन करते थे, सीधे हमें आंसर मिल जाते थे। अब वो वाला टाइम आ चुका है कि हमें थोड़ा डीपली पढ़ना है, खुद से क्वेश्चन करते हुए पढ़ना है, पूरे मनोयोग के साथ में पढ़ना है, हर एक छोटी सी छोटी लाइन का हमें ध्यान रखना है। और ये सारी जो बातें हैं ना, इनका हम ध्यान रखेंगे ना, तो सच बता रही हूँ, एग्जाम में हम किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से हम पकड़ बना पाएंगे। और जो आयोग हमसे किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, लेकिन हम उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप लोग मेरे साथ में वो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जितना भी मुझे एग्जाम दे के थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने उनसे यही सीखा है कि हमें लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब हमें पानी है, तो हमें इतना तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। आप लोग टेंशन मत लेना कि नहीं हमसे इतना डीपली पढ़ाई नहीं होगा। आपको लग रहा होगा मैं डीपली पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन सच बताओ ना, एग्जाम के क्वेश्चन या पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो ये पढ़ाई बहुत ज़्यादा सही है, जहाँ तक मुझे लगता है। और रही सिलेक्शन की बात, तो सिलेक्शन हमारा होना या नहीं होना, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ हमारा एक ही काम है, कर्म करते रहना, जो कि आप हमेशा करते रहिए। और अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को मेरे साथ में पढ़ना है, तो आप डेली टारगेट बनाकर पढ़ सकते हैं एक एक टॉपिक का। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में।